स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, जो संविदा आधारित विज्ञप्ति राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है एएनएम और जीएनएम के लिए। एग्ज़ाम समय बहुत नज़दीक से है। सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी बिल्कुल कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपके लिए हम इसी समय पर अब डेली आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आएंगे जो पुराने एग्जाम्स जो आरएसएमएस द्वारा करवाए गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस पर ये आधारित होंगे। यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं जो अब तक आरएसएमएस ने अलग अलग जो एग्जाम्स लिए हैं, अलग अलग उन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो इन्हीं वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है हेल्थ और न्यूट्रिशन पर। हेल्थ और न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग आराम से बैठ जाइए, आपके सामने आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। ये जो भी क्वेश्चन है आप लोग नोट डाउन करते रहे साथ साथ में, ताकि आपके लिए एक नोट्स तैयार हो जाएंगे। हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। हेल्थ और न्यूट्रिशन की भी बात करें तो हेल्थ और न्यूट्रिशन के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, और हेल्थ और न्यूट्रिशन से जितने भी रिलेटेड वीडियोस होंगे वो सारे उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इसके साथ हम लोग राजस्थान जीके भी देखने वाले हैं एमसीक्यूज में, कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, एनएचएम के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, राजस्थान की योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो हेल्थ और न्यूट्रिशन पर होने वाली है। तो क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा एक बार, ताकि ये सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभी जुड़ जाए और सभी को इसमें बेनिफिट हो। तो हम चलते हैं हमारे जो क्वेश्चंस है उनकी तरफ। बाकी बातें हम वीडियो के साथ में करते रहेंगे। तो अगर आप पहले नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, और जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपको साथ साथ में देते रहना है। और चलिए चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। हेल्थ और न्यूट्रिशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है आपका आमाशय, चौथा ऑप्शन है आपके सामने आंत। यानी कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, अग्नाशय, आमाशय और आंत। आप आपके आंसर कमेंट्स के माध्यम से भी हमें दे सकते हैं। तो आपका जो समय मिलने वाला है इसमें आपको 5 सेकंड मिलने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन है सभी इसी प्रकार से आपको मिलने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, आमाशय, अग्नाशय या फिर आंत? आप आपके जो आंसर है कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो आपको 5 सेकंड मिलने वाले हैं आंसर के लिए। तो जिसने भी अगर जो ऑप्शन चुना है वो डी चुना है आंत, तो उन सभी का आंसर इसमें सही है। यानी कि टाइफाइड से शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो आंत होता है। तो देखिए, टाइफाइड में शरीर का सबसे अधिक प्रभावित अंग भाग आंत होता है। टाइफाइड यानी कि बुखार में पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है, लेकिन देखिए समय के साथ साथ शरीर के कई अन्य अंग भी उसके साथ प्रभावित हो जाते हैं। टाइफाइड में देखिए रोगियों को पेट दर्द, दस्त, कब्ज और वजन कम होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रक्त जीवाणु की हम बात करें तो रक्त जीवाणु को शरीर के अन्य अंगों में ले जाया जाता है, जिससे निमोनिया जैसी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तो ये टाइफाइड है। इस टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों यानी कि जेनेटिक डिजीज में कौन यौन संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा ऑप्शन है हाइपर टेंशन, तीसरा है हीमोफीलिया और चौथा है टेसेक्स व्याधि। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए, कुछ ऑप्शंस जो होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उनका हम डिस्क्रिप्टिव में मैं आपको बताता रहूंगा। जहां मुझे लगेगा कि आपको उनका डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होना चाहिए तो वो मैं आपको बता दूंगा। जहां नहीं है नॉलेज, जरूरत नहीं है आपको, वो हम क्वेश्चन को आगे स्किप करके निकल जाएंगे। तो निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, हीमोफीलिया या टेसेक्स व्याधि? आप आपके आंसर कमेंट्स के माध्यम से देते रहें ताकि मुझे पता रहेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं।
तो इसका जो आंसर है वो है हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो आनुवंशिक विकार ऐसे रोग होते हैं जो डीएनए में असामान्यता के कारण होते हैं। हीमोफीलिया की अगर बात करें तो हीमोफीलिया जो है अक्सर विरासत में मिला हुआ आनुवंशिक विकार होता है, यानी कि ये रक्त के थक्कों को बनाने की शरीर की क्षमता को कम कर देता है और ये प्रक्रिया जो है रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आवश्यक होती है। देखिए इसके परिणाम स्वरूप लोगों को जैसे चोट लग जाती है ना, चोट लगने के बाद लंबे समय तक जो रक्त स्त्राव होता है वो आसानी से चोट लग जाती है और जोड़ों या फिर मस्तिष्क के अंदर रक्त स्त्राव का खतरा इससे बढ़ जाता है। हीमोफीलिया के लिए जो जीन है यानी गुणसूत्र की हम बात कर रहे हैं तो एक्स गुणसूत्र पर ले जाया जाता है, यानी कि ये एक्स लिंक्ड अपगामी तरीके से विरासत में मिला हुआ है। यानी कि इसका अर्थ है कि अगर किसी बेटे को अपनी माँ से हीमोफीलिया से ले जाने वाला एक्स गुणसूत्र विरासत में मिलता है तो उसे हीमोफीलिया होगा। यानी इसका अर्थ ये होता है कि पिता अपने पुत्र को हीमोफीलिया नहीं दे सकते हैं। और अगर इसी के इसमें बात करें हम तो देखिए हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि हीमोफीलिया जो दिवस है वो कब मनाया जाता है तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस भी मनाया जाता है। और ये जो है हीमोफीलिया ये यौन से संबंधित रोग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा तीसरा क्वेश्चन है पीलिया यानी कि जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया में क्या प्रभावित हो जाता है? पीलिया के अंदर प्रभावित होता है छोटी आंत, आपका दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है आमाशय और चौथा ऑप्शन है यकृत। यानी कि पीलिया के अंदर दुष्प्रभावित होता है छोटी आंत, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा है आमाशय और चौथा है यकृत। कि इन चारों में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसके जो आंसर है आप कमेंट्स के माध्यम से देते रहें। तो पीलिया यानी कि जॉन्डिस में जो प्रभावित होता है वो होता है आपका यकृत, यानी कि यकृत जो है वो इसमें पीलिया में प्रभावित हो जाता है। यानी पीलिया में सबसे अधिक जो जुड़े लक्षण है वो जैसे खुजली होना, पीला मल होना, गहरे रंग का मूत्र होना, है ना। पीलिया जो है उसे जैसे बिलिरुबिन के स्तर के कारण त्वचा और आंखों के सफेद रंग का पीला या हरा रंग का हो जाना होता है ना। लीवर शरीर के सभी रक्त को फिल्टर करता है और शराब और नशीली दवाओं जैसे जहरीली पदार्थों को भी तोड़ता है। तो जिगर भी पित्त पैदा करता है ना। तो ये एक तरल पदार्थ जो वसा को पचाने में मदद करता है और अपशिष्ट को दूर करता है। तो जो पीलिया जो है जॉन्डिस में दुष्प्रभावित क्या होता है? यकृत आपका इससे दुष्प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, किस तत्व की कमी के कारण गेंगा हो जाता है? यानी गॉइट्री डिजीज हो जाती है। किस तत्व की कमी से गेंगा रोग होता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर आयोडीन। यानी किसकी कमी से गेंगा रोग होता है? तो गेंगा रोग जो होता है वो होता है किसकी कमी से? गेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गेंगा रोग हो जाता है। गोइटर यानी कि गलगंड रोग से पीड़ित व्यक्ति में औटू ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती है। यह औटू एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसमें पूटक और बरण उत्तक होते हैं। यानी कि प्रत्येक औटू पूटक एक गुहा को घेरे पूटक कोशिकाओं से निर्मित होता है। यह पूटक कोशिकाएं दो हार्मोन यानी कि टेट्रा आयोडो थायरोरिन और थायरोक्सिन यानी कि T4 और T3 का एक संश्लेषण करती हैं। तो यानी कि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अवअटुकता नामक स्थिति पैदा हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप औटू ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है जिसे आमतौर पर गॉइटर कहा जाता है। यानी कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, हैजा। हैजा का क्या कारण है? यानी कि हैजा का कारण शैवाल है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है, विषाणु यानी कि वायरस है या फिर कवक यानी कि फंगी है। यानी कि हैजा का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? तो हैजा का जो मुख्य कारण है वो होता है, आपने आंसर दिया है अगर कि आपका आंसर बी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या होता है? हैजा। यानी कि हैजा का कारण क्या है? बैक्टीरिया। यानी कि हैजा बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है जो दूषित पानी से फैलता है।
यानी कि इसमें गंभीर डायरिया और डिहाइड्रेशन हो सकता है। दूषित पानी पीना, दूषित भोजन खाना, बैक्टीरिया के संपर्क में आने का सबसे जो है ये कारण होता है, या फिर कच्चे फल और सब्जियां, यानी कि उन इलाकों में हैजा जो है आम माध्यम है, यानी आम स्रोत जहाँ पर ये बीमारियां ज़्यादा होती है। तो हैजा का कारण क्या है? बैक्टीरिया हैजा का कारण होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है खसरा यानी कि मीजल्स रोग का कारण क्या होता है? खसरा का जो मेन कारण है वो क्या है? वर्म होता है, यानी कि कृमि होता है, या फिर जीवाणु बैक्टीरिया होता है, या फिर विषाणु वायरस होता है, या फिर प्रोटोजोआ होता है। तो खसरा का जो रोग का कारण है वो मुख्य कारण क्या होता है? आप आपके आंसर कमेंट्स के माध्यम से देते रहें, और आपको यहाँ पे स्क्रीन पर 5 सेकंड का समय मिलेगा। इस 5 सेकंड में आपका आंसर यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी कि विषाणु वायरस की वजह से खसरा रोग जो है वो किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण फैलता है। यानी कि मैं बात करूं कि मीजल्स वायरस जो होता है ना, मीजल्स वायरस नामक वायरस के कारण होता है, और खसरे के टीके की शुरुआत से पहले खसरा बचपन का एक सामान्य संक्रमण था। यानी कि प्रभावित व्यक्ति शुरू में बुखार, खांसी, नाक बहने, लाल आंखें और मुंह के अंदर सफेद धब्बे के साथ दिखते हैं। ये इसका मुख्य कारण होता है। तो खसरा मीजल्स रोग का कारण क्या है? विषाणु है, वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कैंसर का जो उपचार है उसमें किस का उपयोग किया जाता है, या किस विधि का उपयोग हम करते हैं? फिजियोथेरेपी, दूसरा जो ऑप्शन है आपके सामने इलेक्ट्रोथेरेपी, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने साइकोथेरेपी, चौथा ऑप्शन है आपके पास कीमोथेरेपी। यानी कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपने आंसर कमेंट्स के माध्यम में दे दिया होगा। तो जिसने भी जो आंसर है वो 5 सेकंड में आंसर दिया है, डी सी साइकोथेरेपी। एक्चुअली इसमें जो आंसर है वो यहाँ पे आई थिंक गलत है, और ये हम करेक्ट करवा लेंगे। तो ये जो आंसर है यहाँ पे होना चाहिए था कीमोथेरेपी। ठीक है, तो कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का किया जाता है। डी आंसर यहाँ पे होना चाहिए। देखो कीमोथेरेपी की हम बात करें तो देखिए ये मैक्रोमोलेक्यूलर लक्षणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और एक जैविक प्रतिक्रिया जो है उत्पन्न करते हैं। जब जैविक प्रतिक्रिया चिकित्सीय और उपयोगी होती है तो इन रसायनों को दवा कहा जाता है, और इनका उपयोग बीमारियों की पहचान, रोकथाम और उपचार में किया जाता है। यदि ये अनुशासित मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा में लिया जाता है तो दवाओं के रूप में उपयोग की जाने वाली अधिकांश दवाएं संभावितता में जहर के रूप में बन जाती है। तो चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों के उपयोग को कीमोथेरेपी कहा जाता है। यानी कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का जो है उपयोग किया जाता है। यानी कैंसर के उपचार के लिए सामान्य प्रक्रिया जैसे सर्जरी, विकिरण चिकित्सा और इम्यूनोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी में देखिए ट्यूमर द्रव्यमान के आसपास के सामान्य ऊतकों की उचित देखभाल करते हुए ट्यूमर कोशिकाओं को घातक रूप में विकृत किया जाता है। कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए कई कीमोथेरेपी दवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कुछ ट्यूमर के लिए विशिष्ट होते हैं। अधिकांश दवाओं में बालों का झड़ना, एनीमिया आदि जैसे दुष्प्रभाव होते हैं। अधिकांश कैंसर का उपयोग जो है सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा संयोजन से किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? कीमोथेरेपी। अगला क्वेश्चन नंबर 8। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का जो दौरा है, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है, हृदय की गति का रुक जाने से दिल का दौरा पड़ता है, या फिर हृदय पर जीवाणु का हमला होने से होता है, या फिर अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। अब दिल का दौरा क्यों पड़ता है इसके बारे में आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने आंसर कमेंट्स के माध्यम से दे दिया होगा। तो हम इंतजार करते हैं 5 सेकंड का कि आपने क्या आंसर दिया होगा। इसका आंसर है ए, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। यानी कि हृदय में जो रक्त आपूर्ति की कमी है अगर वो नहीं पहुंच पाती है तो इससे क्या हो जाता है? दिल का दौरा होता है। यानी कि दिल का दौरा जिसे
मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये जब होता है तब हृदय में रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे हृदय की मांसपेशियों को नुकसान होता है। ठीक है, जब देखिए कॉर्नरी आर्टरी जो होती है, कॉर्नरी आर्टरी में प्लॉक के निर्माण में आर्टरी फट जाती है, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त के प्रवाह को वो क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। तो रक्त प्रवाह की कमी से उस क्षेत्र में हृदय की मांसपेशियों के ऊतकों को नुकसान पहुंचता है या फिर ये उसको नष्ट कर देती है, जिससे गंभीर समस्याएं या जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तत्काल जो है चिकित्सा सेवा लेनी चाहिए। देखिए इसके कई कारण हैं, जैसे जो दिल के दौरे को जोखिमता को बढ़ा सकते हैं, जैसे धूम्रपान है ना, उच्च रक्तचाप है, उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर है, मधुमेह है, मोटापा है, या पारिवारिक इतिहास है, या जैसे देखिए विशेष रूप से जो 45 ईयर्स है, 45 वर्ष से अधिक पुरुषों में और 55 वर्ष से अधिक महिलाओं में ये शामिल होता है ना। हृदय दिल का दौरे की हम बात करें, जीवन शैली में बदलाव जैसे नियमित व्यायाम वगैरह अगर आप करेंगे तो इन चीज़ों से आपको बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की दूरदृष्टि की जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, या फिर रेटिना के छोटा होने से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंखों की जो दूर की दृष्टि की बीमारी है वो किसके कारण होती है, उसका 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट्स के माध्यम से आपने आंसर दे दिया होगा। तो उसके आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं कि आपने क्या आंसर दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है नेत्र गोलक में के छोटा होने से। यानी कि ये दोष अधिकांशतः वृद्ध होने या फिर अधिक आयु के जो लोग होते हैं उनमें होता है। जैसे 40 के ऊपर यानी कि कम आयु के जो लोगों में ये बहुत कम पाया जाता है। आंखों के चक्षु लेंस के जो फोकस की दूरी है ना उसके अधिक हो जाने या लेंस या नेत्र लेंस जो होता है उसके छोटे हो जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। नेत्र गोलक है ना, इसके छोटा होने से ये जो है आंखों की दूरदृष्टि की जो बीमारी है वो हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? यानी कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर क्लोरीन। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर क्लोरीन। इसका सही आंसर आपको देना है कमेंट्स के माध्यम से, और कमेंट्स में जो आंसर जिसने दिया है ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन, तो इसका सही आंसर है फ्लोरीन। यानी कि फ्लोरीन की कमी से दांत कमजोर या दांत खराब हो जाते हैं। फ्लोरीन को फ्लोराइड भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन है उसको क्या कहा जाता है? फ्लोराइड भी कहा जाता है। यानी कि इसकी कमी से दंत ऊतकों के टूटने का कारण बनता है। फ्लोरीन की कमी के कारण जो है ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुशिरता हो सकती है। एक अस्थि विकार जो अस्थि के द्रव्यमान में कमी करता है ना, उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अस्थि को भंगुरता में वृद्धि होती है और आहार में फ्लोराइड की कमी या मुंह की खराब स्वच्छता दांतों के क्षय का कारण बनता है। तो निम्नलिखित में से किस तत्व का सामान्य दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? यानी कि किसकी कमी से रिकेट्स जो रोग है वो होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, या फिर विटामिन डी की कमी से होता है, या फिर विटामिन के की कमी से होता है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप आंसर कमेंट्स के माध्यम से देते रहें। और इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जिसने भी विटामिन के निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी के कारण होता है। यहाँ पे भी ऑप्शन आई थिंक मिस प्रिंट हो रखा है। तो देखिए जो रिकेट्स रोग है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स देखिए एक हड्डी का विकार है,
रिकेट्स कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी के कारण भी होता है। विटामिन डी जो है उसके कुछ मुख्य स्रोत की मैं बात करूं तो फैटी मछली जैसे मैकरेल और सालमन, टूना। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ के उदाहरण की अगर हम बात करें तो कुछ डेयरी प्रोडक्ट है वो उससे भी मिलता है, संतरे के रस से मिलता है, पनीर या फिर अंडे की जर्दी, यहाँ से विटामिन डी के ये स्रोत है। तो किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है आपका विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी है, ऑप्शन में डी लिखा है, इसका मतलब ये विटामिन के नहीं है ना, यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज में क्या उपयोगी होता है? आम, बेर, आंवला या फिर पपीता। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज में क्या उपयोगी है? आप आपके आंसर्स कमेंट्स के माध्यम से देते रहें। और इसका जो आंसर है, आपने जिसने इसका आंसर दिया है आंवला, सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। ठीक है, तो आंवला जो है, आंवला को देखिए अमृत फल भी माना जाता है। ये भारतीय जो है उपमहाद्वीप का एक स्वदेशी फल है। इस फल में विटामिन सी के समृद्ध स्रोत होते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी जो है आंवला जो है इसमें जो स्कर्वी रोग है इसके इलाज में जो आंवला है वो बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन शब्द किससे प्रतिपादित किया गया है? विटामिन जो शब्द है वो किससे प्रतिपादित किया गया है? मेंडल, पास्चर, फंक या फिर लेनेक। आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। विटामिन शब्द जो है देखिए वो विटामिन शब्द से लिया गया है। विटामिन शब्द किससे लिया गया है? विटामिन शब्द से लिया गया है। और इसके विटामिन शब्द का जो प्रतिपादित है वो क्या है? फंक ने। ठीक है, यानी कि 1912 की मैं बात करूं, 1912 में पोलिश जीव जो रसायन ज्ञानी कासिमिर फंक द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने जीवन के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषण तत्वों के एक कॉम्प्लेक्स को अलग कर दिया था, जिसमें से सभी को उन्होंने एमिन किया था। यानी कि विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी हमारे आहार में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी कमी से विशिष्ट बीमारियां भी होती है। हमारे शरीर में देखिए अधिकांश विटामिनों को संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन पौधे लगभग सभी को संश्लेषित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक खाद्य कारक माना जाता है। ठीक है, तो ये जो विटामिन शब्द है वाइटल प्लस अमीन, वाइटल प्लस अमीन शब्द से गढ़ा गया है, क्योंकि जो ये पहले पहचाने गए यौगिक में अमीनो समूह में थे। विटामिन के अक्षरों की अगर बात करें तो विटामिन ए होता है, बी होता है, सी, डी आदि ऐसे होते हैं ना, इनके द्वारा इसको निर्दिष्ट किया जाता है। लेकिन उनमें से देखो कुछ उप समूह भी होते हैं, जैसे B1, B2, B6, B12, ये भी विटामिन के रूप होते हैं। तो विटामिन शब्द का प्रतिपादित किया गया था फंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? चावल, यानी कि विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो कौन सा है? चावल, गाजर, बैंगन या फिर नींबू। इसका जो आंसर है आपको देना है कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जिन्होंने कमेंट्स के माध्यम से आंसर दिया है उन सभी का आंसर सही है। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन चुना है बी, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो बी यानी कि गाजर जो है वो क्या है? विटामिन बी जो है, गाजर जो है इसका विटामिन ए का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? यानी कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। यानी कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अगर जिन लोगों ने अगर आंसर दिया है ऑप्शन बी विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है वो छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है, यानी कि कौन सा अम्ल जो है वो विटामिन बी होता है? फॉर्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही आंसर है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? फॉर्मिक अम्ल, मेलेकल, पॉमेटिक या फिर एस्कॉर्बिक। तो डी आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं के बीज का तेल, राई का तेल। अंकुरित जो गेहूं होते हैं उसकी बात करें। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका समय शुरू होता है अब। कमेंट्स के माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो होता है गेहूं के बीज का तेल। गेहूं के बीज का जो तेल होता है वो विटामिन ए का जो है महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? आपके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? आपके आंसर कमेंट्स के माध्यम से आ जाने चाहिए। इसका जो आंसर है, राइट आंसर है विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बनता है। यानी कि विटामिन के का उपयोग शरीर द्वारा रक्त के थक्के की मदद के लिए किया जाता है। ठीक है। और देखिए, अलग अलग विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन से आप लोगों ने विटामिन्स के बारे में जाना होगा। विटामिन ए जो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और रतौंधी बीमारी कमी से, इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी की बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार से विटामिन B1 होता है, थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है, बेरी जो होता है वो बीमारी हो जाती है। विटामिन B3 की बात करें तो नियासिन इसका रासायनिक नाम होता है, त्वचा का श्वेत होना, है ना, पेलेग्रा मानसिक रूप से मंद होना। विटामिन B5 की बात करें तो पैथोथेनिक जो होता है, त्वचा का फटना इसका बीमारी होता है। B6 की बात करें तो पायरोडॉक्सिन जो है इसका रासायनिक नाम होता है। बीमारियों की हम बात करें तो एनीमिया, त्वचा का रोग इससे हो जाता है। B7 की बात करें तो बायोटीन होता है इसका रासायनिक नाम, और पैरालिसिस या शरीर में दर्द या फिर बाल गिरने का जो काम है वो B7 से होता है, बायोटेनिक से। बायोटीन इसका रासायनिक नाम होता है। इसी प्रकार से B9 की बात करें तो फोलिक एसिड होता है, एनीमिया और पैचिस इससे बीमारी होती है। B12 होता है, साइनोकोबालामिन होता है, पीलिया और एनीमिया इससे रोग होते हैं। विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, इससे स्कर्वी या फिर मसूड़ों की सूजन हो जाती है। विटामिन डी, इसी प्रकार से विटामिन ई और के, ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला उत्तेजकों को सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपाचयन के लिए या फिर दांतों के विकास के लिए। आपका क्वेश्चन है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है वो महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या फिर उपकला उत्तकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपाचयन के लिए या फिर दांतों के विकास के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। जिसने भी कमेंट्स के माध्यम से आंसर दिया है ए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उन सभी का आंसर राइट है। हम बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी कॉड लिवर जिसको हम बोलते हैं, मछलियों में के जो यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की, विटामिन डी की, विटामिन सी की या फिर विटामिन ई की। आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी कॉड लिवर ऑयल फोर्ड फिश के जिगर से निकलने वाला पोषण पूरक होता है। इसका जो आंसर है वो रहा आपकी स्क्रीन पर। तो जिसने भी आंसर दिया है विटामिन डी,
यानी कि ऑप्शन बी, मछलियों के यकृत से के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ठीक है, तो मछलियों के यकृत से आप डी प्रचुर मात्रा में निकलता है, ऑप्शन बी। तो इसी के साथ आज की क्लास फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपने साथ साथ में नोट डाउन किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और फिर से सारे क्वेश्चंस का आंसर आप देख लीजिएगा। और 2 क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे उनका आंसर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, कि वो थोड़ा मिस प्रिंट हुए थे। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी के आगे की क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।